हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो कि वैद्युत रसायन है, इसका वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आज इसका निपटारा बहुत ही लाजवाब तरीके से होने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, बहुत सारी क्लासेस आपने ली होंगी, लेकिन आज आपको एकदम नया मिलेगा, एकदम अलग मिलेगा और सरल से सरल मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत टफ लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अरे कुछ भी नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है बबुआ। आज हम बताएंगे, पूरा का पूरा आप क्लास अटेंड करिएगा। उसके बाद हम दावे के साथ कह रहे हैं, आप ये नहीं बोलकर जाओगे कि सर जी कठिन था या फिर कुछ भी इसमें डिफिकल्ट लगा। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता। सर अभी पढ़ रहे हैं, पूरा 100% क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी 100% रहने दो। अभी जो क्लियर हो रहा है उतना करो। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, और यही आपको भी समझना है। तो कुछ ख्वाहिशें रहने दो ना। कहते ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं, तो रहने दो। अभी ख्वाहिशें हैं तो रहने दो। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन ये आपके केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आज इसका वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। हम हमेशा से बोलते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर देख लेना है कि चलिए देख लेंगे फिर हम कोई क्लास देखेंगे। भाई कहीं आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं कहो, कहीं भी जाओ, बोलते ना कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। चाहे जहां जाओ, मोनू सर को याद करोगे, एमके सर हमेशा आपको याद आएंगे। इसीलिए हम आपको ये नहीं बोलते कि आप चाहे जहां, मतलब ना जाओ, आप उनसे ना पढ़ो, यहां ना पढ़ो, चाहे आपकी मर्जी है ना। जिनसे आपको अच्छा लगे, जिनकी बातें समझ में आए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम आपके भले के लिए, कि आप पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, पूरा का पूरा बच्चों, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये हम आपको भाई पहले ही बता दिए हैं कि इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता है। सारी क्लासेस, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो, चाहे तो आपके वन शॉट हो, सारी की सारी भैया फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं बबुआ। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, आपके स्टार्टिंग में छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन उस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जिनमें पहला टॉपिक है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, तो यहां भी पूछा जाता है। और फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यही आपकी हैंड राइटिंग जो नोट्स है, बोर्ड एग्जाम के टाइम में रामबाण साबित होती है। और इसी से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए जैसा कि अगर हम शब्द को ही समझें, हमने टॉपिक वाइज भी इस चैप्टर को करवा दिया है, लेकिन वन शॉट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि भी टारगेट ही हमारा है बोर्ड एग्जाम। देखिए बोल रहा है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों रुकावट, या फिर कह लें बाधा। ठीक है। तो क्या होता है कि वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। अब जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के मार्ग में जो भी रुकावट पैदा करें, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, यानी जिन भी कारणों से, जिन भी कारक के द्वारा धारा क्या होता है, धारा का प्रवाह रुकता है, उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आर से दर्शाते हैं। बहुत सिंपल सा है भैया, याद रखना। अब यहां पे जो क्वेश्चन एक बार किया गया है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
ये क्वेश्चन किया गया है एक बार। तो अब यहां पर लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। परिभाषा तो है सिंपल, समझ गए ना कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहला अगर हम बात कर लें कि प्रतिरोध क्या होता है भैया, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध मतलब ये क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध, यानी तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा। इसके मतलब यही होता है, यानी जो ये R होता है पहला, तो ये L के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात भैया, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डायरेक्टली लिखेंगे भैया कि लिख देंगे बबुआ कि यह क्षेत्रफल के, ऐसे लिखेंगे तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात इसको इधर लिख दे रहे हैं। तो ये जो होता है R1/A। अब जब इनको मिला दोगे आप या एक और दो को मिला दीजिए, ठीक है, चाहे इसको आप समीकरण वादे एक दे सकते हो, इसको दो, तो यहां पे लिख देंगे एक व दो को मिलाने पर, समीकरण एक व दो को मिलाने पर एक फार्मूला बनेगा ना भैया, मिलाने पर जब मिला देते हो प्यारे बच्चों, तो यहां पे R क्या है, L के अनुक्रमानुपाती है और यही वही A के व्युत्क्रमानुपाती। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हो तो R बराबर यहां पे केवल एक रो लग जाता है, रो इंटू L अपान का A। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है और यहीं से अभी आपका जो विशिष्ट चालकता वगैरह आएगा, चालकत्व आएगा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा, सब कुछ किसी मतलब इसी एक फार्मूले के जरिए आपका हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको अच्छे से समझाया है, नहीं तो डायरेक्टली परिभाषा लिखा करके बगल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, ठीक, ताकि जो आने वाले 4 से 5 परिभाषाएं हैं इसी फार्मूले पर निपट जाएं। ठीक, तो ये हो जाता है एक फार्मूला। चलिए, ये फार्मूला R बराबर हो जाता है। ठीक है, जहां रो क्या है अभी हम बताएंगे, इसे रो पढ़ते हैं। तो अभी केवल ये जानिए कि अब समझ में आ गया ना कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक, या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला है कि विद्युत चालकता या चालकत्व की परिभाषा लिखिए। देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बहुत सिंपल सिंपल परिभाषा है भैया, कि किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी का व्युत्क्रम ही चालकत्व या चालकता कहलाता है। इसे सी, कहीं कहीं जी लिखा होता है, ठीक है ना, जी से दर्शाते हैं। तो यहां पे हम यूं लिख सकते हैं कि चालकता बराबर, चालकता बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान यहां पे
प्रतिरोध, ठीक है। या फिर इसको हमने बताया ना कि आप लिख दीजिए कि C बराबर क्या हो जाएगा 1/R, ये फार्मूला हो जाता है। और एक चीज, हाँ भैया, इसके पहले में मात्रक, जब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बाकी इसका मात्रक क्या होगा। अब देखिए, इसका अगर मात्रक की बात कर ले तो इसके कई मात्रक होंगे भैया, मात्रक भी जरूरी होता है बच्चों, मात्रक भी जरूरी होता है। सबसे पहला अगर एक मात्रक बात कर लें 1/R, R का भाई प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना। तो यहां पे 1/ओम का मतलब हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिखा जाता है, इसी को मोहो लिखा जाता है, इसी को मोहो पढ़ते हैं, ठीक है। या 1/, जब यहां पे ओम इनवर्स 1 होता है तो साइमन पढ़ा जाता है, ठीक है। साइमन यानी कैपिटल में S, याद रखिए। तो इसके कई, चाहे ओम इनवर्स 1 लिखिए, ठीक, या फिर मोहो लिख पढ़ सकते हैं, या फिर साइमन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओम प्रति ओम को साइमन पढ़ा जाता है। या फिर हमने बताया ना कि या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति ओम करके, ठीक है, यानी प्रति ओम, तरीका कई होता है। तो ये इनके मात्रक हो जाते हैं, ठीक। आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखना है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक, मतलब इसकी परिभाषा लिखना है। अब देखिए, इसकी परिभाषा अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। यहां हमने एक बहुत सिंपल वाली परिभाषा लिखा है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल वाली परिभाषा है बच्चों, इसके अलावा भी परिभाषा है इसके 2 से 3 टोटल मिला के, लेकिन ये आसान वाली है। चलिए समझते हैं। यहां पे पहली परिभाषा क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक मतलब एक, यानी उसका क्षेत्रफल बोल रहा है एक, वाले एकांक लंबाई, लंबाई भी एकांक हो, ठीक, 1 मीटर, तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, सरल शब्दों में। या फिर हम यूं कह लें कि जैसे ये कोई तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो है क्षेत्रफल वो 1 मीटर स्क्वायर है, या 1 सेमी स्क्वायर मान लीजिए, और इसकी जो लेंथ है वो लंबाई कितनी है भैया, लंबाई 1 मीटर है। तो अब परिभाषा यहां पे ये बन जाती है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध को ही रो से लिखते हैं, अभी इसके पहले फार्मूले में रो लिखा था। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, उस प्रतिरोध को के बराबर होता है जो किसी तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में क्या होता है, उत्पन्न होता है। बस सीधी सी बात, यानी किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो कि 1 मीटर तथा 1 मीटर यानी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले काट वाले तार में क्या होता है, उत्पन्न होता है। बात तो वही पड़ी कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के प्रतिरोध को ही क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो बबुआ है ना आसान, आपका जो फार्मूला बना है, फार्मूला हमने इसके पहले जो बताया था, क्या बताया था, तो वहां पे आर बराबर फार्मूला एक बताए थे कि रो इंटू का एल, क्या बताए थे कि मतलब रो, 1 मिनट, रो इंटू का एल अपान ए, यही फार्मूला बताया था। अब इसी में हमने यही तो बताया ना कि इसी में यदि एल बराबर 1 रख दो, अगर ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दो, तो प्यारे बच्चों यहां पे केवल आर बराबर रो ही तो आएगा। तो वही तो कह रहा है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है।
जो उस तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसी फार्मूले के जरिए, यानी जो पहला ही आपका टॉपिक था उसी फार्मूले से, प्रतिरोध वाले से ही तो हमने परिभाषा इसका निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसको पर सही से जब लिखेंगे, जब रो लिखेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए अपान एल। रो बराबर क्या हो जाएगा भैया, आर ए अपान एल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बाकी सैंबल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, कि हाँ रो क्या है, आर क्या है, एल क्या है, ए क्या है, तो सब कुछ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। रो क्या है, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। इससे बच्चों आसानी होगी सवाल लगाने में, यानी न्यूमेरिकल लगाने में। आर क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध। एल क्या है, तार की लंबाई है बब्बा। ए क्या है, क्षेत्रफल है तार का। तो ये सब हो जाएंगे। और बाकी रही बात अब इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो मात्रक क्या रहा बबुआ, चलिए देखते हैं। मात्रक भैया आसान है, वैसे देखो ये फार्मूला आपका मेन है, ये तो प्रतिरोध वाला था। फार्मूले में देखिए आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये ए है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर लिख देंगे। नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, एक बार यहां दिखा दे रहे हैं, फिर बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे। तो यहाँ पे भाई ये कट गया तो क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर। अब प्यारे बच्चों जैसे सेमी में रहेगा तो सेमी में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं। जैसे विकल्प में, बहुविकल्पी में आता है तो कभी कभार यहाँ ओम सेमी, तो जब यहाँ आप एक सेमी स्क्वायर मानोगे तो रहेगा तो सारा विकल्प सेमी सेमी में रहेगा, नहीं तो सारा विकल्प मीटर में रहेगा। तो याद रखना ये ओम मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ओम मीटर। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। अब यह विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, तो अगला टॉपिक आ जाता है प्यारे बच्चों की विशिष्ट चालकता क्या है। देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा व मात्रक बोले तो इकाई लिखना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहां पे क्या होगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अभी तक टॉपिक को थोड़ा नजर से आप एक नजर फेरिए या दिमाग पर जोर डालिए। प्यारे बच्चों प्रतिरोध देखा, फिर उसके बाद प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा गया, चालकता कहा गया। फिर हमने विशिष्ट प्रतिरोध देखा, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाए, है ना। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को तो चालकता, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, आगे विशिष्ट लगा दीजिए बस। तो यहां पे क्या है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा याद नहीं होगा तो कप्पा से कटप्पा याद रख लेना, है ना, टकलू बॉस को, तो याद हो जाएगा। तो यहां से इसको किससे दर्शाते हैं, कप्पा से। इसका जो सिंबल है इस तरह से बनता है, कप्पा। तो चलिए, तो यहां पे बोल रहा है क्या कि विशिष्ट चालकता, तो जो विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे सैंबल की तरह, तो विशिष्ट चालकता को बोल रहा कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा बराबर 1/,
विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। अब रो वाला जो मान है प्यारे बच्चों वही मान रख दीजिए भैया, रो वाला जो मान है वही मान रख दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब जब मान रख देंगे हम, इस पे जब मान रख देंगे क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कप्पा बराबर 1/, इसका रो का मान क्या होता है RA/L। भाई ये बटे के बटे है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कप्पा बराबर, ये हो जाएगा L/RA, और यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा जरा बताइए, इसका मात्रक क्या होगा भैया बताइएगा। अब देखिए इसका मात्रक क्या है, ऊपर लंबाई का है मीटर, नीचे प्रतिरोध का ओम, और ये मीटर स्क्वायर, ये से ये कट गया, तो यहां पे जब ये ऊपर गया तो ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, तो इसको हम यहां पे, अब इसको तो साइमन भी लिख सकते हैं, बताया था साइमन भी लिखा जा सकता है। यहां पे साइमन प्रति मीटर या साइमन प्रति सेमी के रूप में, जब आप सेमी मानेंगे तो सेमी के रूप में लिखेंगे, या फिर इसको कि मोहो प्रति मीटर लिखिए, या मोहो मीटर इनवर्स 1। तो इसके मात्रक में एक तो हो जाएगा पहला मात्रक प्रति ओम, यानी ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, या फिर हमने बताया बच्चों क्या लिख सकते हैं साइमन प्रति ये मीटर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वही चीज मीटर है ना भैया, यही चीज जब ऊपर जाएगा तो प्रति था, तो वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे साइमन प्रति मीटर, या फिर एक लिख सकते हैं मोहो प्रति मीटर लिख सकते हैं। तो कई मात्रक, मतलब कई तरीके से लिखा जा सकता है इसके मात्रक को, ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा जाएगा, कहीं कहीं लिखा जाएगा मोहो मीटर इनवर्स 1। तो याद रखना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई तरीके से मात्रक आप इसके लिख सकते हैं। वहां साइमन प्रति सेमी ज्यादा आता है विकल्प में, क्योंकि हमने बताया ना जब सेमी में रहेगा विकल्प तो सब सेमी में रहेगा, मीटर में रहेगा तो सब मीटर में रहेगा। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। हो गया? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या है? देखिए सेल स्थिरांक के बारे में बात कर लिया जाए, किसे कहते हैं, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, कोई अर्ध सेल है, ठीक, अब इनके बीच इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब है धातु की कोई क्षण जिनको कैथोड एनोड कहा जाता है, ठीक। तो कह रहा है किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, जो भी दूरी है, मान लिया यहाँ x मान ले, मतलब क्या कहते हैं, जैसे d से मान लिया जाए, ठीक, या अदर कुछ दे दिया जाए, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है, और इसे x से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? x। यहाँ पे दूरी हम l के रूप में मान लेते हैं, लंबाई का ही, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, एक बहुत सरल सी परिभाषा है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है, ठीक। यानी सेल स्थिरांक बराबर, सेल स्थिरांक बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, यानी इलेक्ट्रोडों के का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अकेले लिख दे रहे हैं, ठीक। अगर लिखना चाहेंगे इसको किस तरह से, तो हम लिख सकते हैं भाई इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, मतलब सेल स्थिरांक को दर्शाते किससे हैं, x से, ठीक, x से। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी l मान लें,
क्षेत्रफल एल ए मान लें, तो ये जो फार्मूला आपका निकल आता है x बराबर एल अपान ए, यही निकल आता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़े ही छोटा सा है लेकिन खोटा सा है, ठीक है, क्योंकि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो ये छोटे मियाँ हैं क्या हुआ, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मात्रक देखिए बच्चों, तो लंबाई का मात्रक मीटर और ये क्षेत्रफल मीटर, तो यहाँ पे तो भाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर मीटर नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रति मीटर लिख सकते हैं, या इसको प्रति सेमी में, हमने बताया ना जिसमें आप मानिए सेमी, या इस तरह से लिखा रहेगा तो मीटर इनवर्स 1 लिखा रहेगा, या सेमी इनवर्स 1, तो भाई तरीका चाहे जैसे हो, है ना, वही चीज है बच्चों, ठीक, तो चाहे जिस तरह से, तो यहाँ पे इस इतने तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए ठीक, तो इतना घबरा मत जाना कि इतने मात्रक कैसे हो गए, मतलब यही है, जैसे प्रति मीटर कह सकता है, या प्रति सेमी बोल सकता है, या मीटर इनवर्स 1 बोल सकता है, या सेमी इनवर्स 1, अब विकल्प में जैसा दिया रहेगा वैसे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक, एकदम लाजवाब है ना, एकदम लाजवाब, बहुत ही प्यारा, एकदम मक्खन जैसा है, याद रखना, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि मोलर चालकता की परिभाषा और इकाई लिखना है। इसको समझने से पहले समझिए, बस एक बार अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए, दो टॉपिक आते हैं, एक मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता, दोनों लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहां पे समझना है कि जैसे ये कोई हमने सॉल्यूशन ले लिया, कोई विलयन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना है, इस विलयन में हम कोई एक वैद्युत अपघट्य घोल देंगे, इस विलयन में हम क्या कर दें, कोई एक मोल, कितनी क्वांटिटी ले लें बबुआ, एक मोल, एक मोल क्या कर दें, वैद्युत कोई अपघट्य, यहां पे कोई वैद्युत अपघट्य में लाइक दैट चाहे NaCl घोल दिया जाए, चाहे तो KCl ले लिया जाए, कुछ भी घोल दीजिए, ठीक। अब समझिएगा, अब परिभाषा समझिएगा, देखिए किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा, किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा, जैसे कोई विलयन है, इस विलयन में अपन एक मोल कोई वैद्युत अपघट्य घोल दें, तो ये एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा जब इसको घोलेंगे तो ये जितने आयनों में वियोजित होगा, ठीक है, या इसमें जो भी इसकी कुल चालकता होगी, जैसे NaCl को घोला Na प्लस में, Cl माइनस में, है ना, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, इस तरह से Na प्लस में ऐसे टूट जाएगा भैया, है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, याद है ना। तो यहां पे वही चीज लिखेंगे कि किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता, यानी इसमें एक मोल घोलो और ये मतलब जितने भी आयन में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा बच्चों, तो इसके कारण इसमें चालकता होगी, यानी इसमें धारा का प्रवाह वैसे होने लगेगा, ठीक, चालकता का गुण विद्यमान हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही क्या कहा जाता है, मोलर चालकता कहा जाता है। अब अथवा में मेरे प्यारे बच्चों एक और परिभाषा है एकदम सरल वाली, कह सकते हैं कि एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, एकदम आसान, कि एक मोल क्या बोला है कि एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता, ये तो एकदम आसान, अब इससे आसान क्या मिलेगा कि एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है ना, आसान। चलिए बढ़िया से अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करते चलना बबुआ, नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना।
अब भूल मत जाना है, याद रखना। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखिए मोलर चालकता, इसको डेल्टा एम से दर्शाया जाता है कि मोलर चालकता बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, कप्पा गुणे 1000 नीचे मोल या मोलरता, यही क्या हो जाता है इसका फार्मूला। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों जितना कि ये फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले पर आपका क्या है, एक न एक न्यूमेरिकल जरूर दे देता है, ठीक है। जहां पे इनको अगर लिखना चाहें सैंबल आप लिख सकते हैं, लिम्डा एम क्या है, कप्पा क्या है, ठीक है, कैपिटल एम क्या है। तो ये क्या है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं मोलर चालकता। कप्पा क्या है, तो इसको तो पता ही है कि विशिष्ट चालकता। और एम क्या है, तो इसको मोलरता बोला जाता है, यानी ये सांद्रता को बताएगा, दिया रहेगा 1 मोल 2 मोल, इस तरह से। मात्रक इसका बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, तो मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मात्रक इसका हो जाता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल इसका मात्रक हो जाता है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हो, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, ये इसका मात्रक हो जाता है। मात्रक बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर से बता दे रहे हैं, बिल्कुल मत मिस करिएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब ये हो गया मोलर चालकता। अब मोलर चालकता के बाद आता है तुल्यांकी चालकता, है ना। तो यहां से अब बस थोड़ा सा अंतर है बच्चों, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर क्या है। जहां पर आपने 1 मोल बताया था, क्या बताया था, 1 मोल, वहीं पर अब की बार 1 ग्राम तुल्यांकी भार कह देना है। क्या कह देना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक, वहां पर क्या बोल देना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार। इतना सा अंतर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब जहां 1 मोल था, मोलर चालकता, नाम ही है मोलर चालकता, तो वहां पर 1 मोल आपको कहना है। और यहां पे है प्यारे बच्चों तुल्यांकी चालकता, इसलिए यहां पर 1 ग्राम तुल्यांकी भार बोल देना है। तुल्यांक है, तुल्यांकी चालकता तो तुल्यांकी भार, वहां मोलर चालकता था तो मोलर यानी मोल। तो यहां पे परिभाषा वही चीज लिखेंगे कि एक मतलब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा दिए गए कुल आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य वाले जो विलयन की चालकता होती है, मोलर चालक मतलब तुल्यांकी चालकता। और वहां था कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता। तो अब समझ में आ गया ना, तो बहुत ही आसान है, इसीलिए बोल रहे थे। तो चलिए, इसे लेमडा ई क्यू से दर्शाया जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेमडा ई क्यू, क्योंकि इक्वस फॉर्म में होता है ये, ई क्यू इक्वल। तो लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा गुने 1000 और नीचे यहां पे एन लिखिए या सी लिखिए। ठीक, यहां नॉर्मलता को बताता है। और
ये है तो सांद्रता ही, इसमें भी वही चीज दिया रहेगा, नीचे बशर्ते यहाँ n हो जाता है या फिर c लिखा रहता है। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है क्या 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 कुछ है, फिर भी लिख ही देते हैं। यहाँ नीचे n लिखिए या फिर c लिखिए, कहीं कहीं c लिखा होता है तो कंफ्यूज ना होना, बोल देना कि पता चले बोल दो कि एम के सर ने, मोनू सर ने तो यहाँ n बताया है, तो वही चीज है, वो सांद्रता को ही बताएगा, चाहे नॉर्मलता लिख दो चाहे SC लिख के सांद्रता। ये है क्या, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये क्या है, कप्पा, कप्पा तो विशिष्ट चालकता है ही, विशिष्ट चालकता। एन क्या है, तो ये तो नॉर्मलता को बताएगा। मात्रक देखते हैं भैया, मात्रक भी मेरे प्यारे बच्चों सेम रहेगा उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर है। मात्रक इसका हो जाएगा साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक। अब की बार क्या हो जाएगा, वहां जहां मोल था वही तुल्यांक, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, वहां पे साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल था, है ना, यही अंतर है। यानी इसको लिख सकते हैं साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, यानी इक्वस फॉर्म में। इस तरह से आशिकी का असर छोड़ जाएंगे और तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे। चलिए तो भैया नोट कर लीजिए। हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, कोलराउस का नियम। सब कुछ आपने पढ़ा पढ़ाया है, बस यहां जरूरत है तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसीलिए कहा जाता है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्यारे बच्चों, कुछ भी असंभव है नहीं। कि हिटलर ने अपनी डिक्शनरी में क्या कहते हैं, ये ऐसी मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज लिखा ही, उसका मेंशन ही नहीं किया, यानी असंभव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया कि दुनिया में कोई चीज असंभव हो, नहीं है भाई। हौसले अगर बुलंद है तो हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए, एक अंदर से आग होनी चाहिए। पता चले यहां तक खा करके कंबल ओढ़कर मस्त सो रहे हो तो कहाँ होगा, नहीं होगा ना। इसलिए अच्छे से लगे रहो अभी से ही। ठीक, तो सब कुछ टॉपिक वाइज देख लिया ही। बाकी यहाँ पे ये आपकी यूं समझिए मैराथन क्लास है, तो यहाँ प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, साथ ही नोट्स बनाते चलिए। तो कोलराउस का नियम और इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है, ये पूरे 4 या कभी कभार 5 नंबर का दे देता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, बहुत सिंपल सा नियम है। ये जो कोलराउस हैं, इन्होंने क्या बताया, वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना। ये जैसे कोई क्या है, पात्र है, बर्तन है, कोई पात्र है। अब इसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए, ठीक है, कोई विलयन है और इसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए। ठीक, वैद्युत अपघट्य में जैसे भी हमने बताया ना, NaCl ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, इसीलिए बार बार इसी को लिखते हैं। ठीक, तो जैसे ये घोल दिया, अब ये बोलता है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब क्या होता है, जिसमें एकदम वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो एकदम ना के बराबर हो, यानी कम हो। ठीक, यानी इसमें यूं समझिए कि जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाए और जो विलायक है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन अनंत तनुता कहलाती है। ठीक है, अनंत तनुता होती है, इसका मतलब याद रखना, कंफ्यूज ना होना कि अनंत तनुता क्या है।
तो ये नियम क्या कहता है बच्चों कि अनंत तनुता पर, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये क्या है, एक वैद्युत अपघट्ट है। और वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, जिसके जलीय विलयन में धारा बहे, यानी जैसे अगर नमक को पानी में घोल दिया तो उसमें धारा बहेगी, तो नमक एक वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा, यानी नमक का जो घोल है वो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर, यानी जब इसको इसमें घोलते हो तो इसका जो दिल है ना वो टूट जाएगा, मतलब ये Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में, ठीक है, Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बबुआ, टूट जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चलिए बताते हैं। ये बोल रहा है कि अनंत तनुता पर, अब अनंत के लिए इनफाइनाइट लगाते हैं, तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को लेमडा एम से दर्शाते हैं, ये हमको पता ही है। तो वैद्युत अपघट्ट जहां से यहाँ NaCl ले लिया, एक वैद्युत अपघट्ट, तो एक वैद्युत अपघट्ट भी ले लिया अपन NaCl, और यहां इनफाइनाइट लगा दिया तो अनंत अनुता, तो अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो जितना परिभाषा में कहा जा रहा है उतना हमने लिख दिया कि अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, क्योंकि जब इसको अपन घोलेंगे प्यारे बच्चों तो ये टूट जाएगा, है ना, ये Na में, तो कह रहा है कि उपस्थित धनायनों, तो यानी एक ये जो हो जाएगा Na प्लस, ठीक है, और फिर ये टूट जाएगा किसमें, Cl माइनस, Cl माइनस के कह रहा है योग के क्या होता है, बराबर होता है। भाई यही तो कह रहा है ये नियम, ठीक है, यही तो ये नियम बोल रहा है, और कुछ तो नहीं कहा। तो यहां पर अब अपन आराम से यहां समझ सकते हैं, ठीक, यही नियम क्या होता है, मूल मतलब कोलराउस का नियम। और एक चीज याद रखना बच्चों, इस फार्मूले पर, यानी इस टाइप का एक जो फार्मूला होता है उस पे न्यूमेरिकल बनता है, पूरे के पूरे 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में आएगा। तो यहां पे जो बोला वो हमने लिख दिया कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो भैया जैसा कुछ कहा गया प्यारे बच्चों वैसा हमने यहां पे लिख दिया। चलिए यहां पे समझ में आ गया ना, नियम नोट कर लीजिए। हो गया, अब इसके अनुप्रयोग को चलिए देख लेते हैं। अब कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग होता है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, आपको अनुप्रयोग भी याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी कोलराउस के नियम का प्रयोग करके या वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, या वियोजन की मात्रा कह सकते हैं इसी को। तो देखिए क्या होता है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है उसी को ही वियोजन की कोटि कहते हैं, यानी उसी फार्मूले से वियोजन की मात्रा या कोटि निकाल सकते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं, सीधा सीधा इसको एक फार्मूले की तरफ से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वियोजन की कोटि, इधर से थोड़ा लिख देते हैं, वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर क्या बोल रहा है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की
मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे में क्या बोल रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यानी इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, वियोजन की कोटि। इस फार्मूले से हम वियोजन की कोटि निकाल सकते हैं। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वियोजन की कोटि को अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर जब बोल रहा है तो यहां पर लेमडा करके सी बोल देंगे और यहां पे एम। तो यहां पे ये चाहे इस ध्यान देना, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए वही चीज है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि बोल रहा है किसी सांद्रता पर, इसलिए लेमडा सी लगा दिए हैं, नीचे एम, ठीक, क्योंकि ये मोलर चालकता को बताएगा। और नीचे में कह रहा है कि अनंत तनुता पर, इसलिए यहां इनफाइनाइट लगा दिया। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है, इनका रेशियो जो होता है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि। ठीक है ना, सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये तो रहा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, बट इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अब है। अब क्या है, चलिए देखते हैं अब क्या है। अब क्या आने वाला है भैया, तो आने वाली है मिलन की घड़ी, है ना, ना पूछो मेरा हाल यारों। हाँ, चलिए देखते हैं। तो यहां अब दूसरा है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनता है। इस पे क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल वो भी पूरे 3 या फिर 4 नंबर वाला, 3 नंबर का या 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, ये इसके पास जाना है, बिल्कुल जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। वैसे तो कहा जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहां तो बुला रहा है और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, कोलराउश के नियम का प्रयोग करके। तो कोलेराउच के नियम की सहायता से, जैसे CH3COO सोडियम एसीटेट है, दूसरा HCl ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड है। इनकी सहायता से हम एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके का एक प्रमुख घटक होता है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये एक वैद्युत अपघट्य है ऊपर के तीनों, इनकी सहायता से ये हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, जो कि ये क्या है, एक दुर्बल है और इसी की निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन इनका चीड़-फाड़ कर देते हैं, यानी इनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं भैया। तो इनको तोड़ देंगे बबुआ। जैसे यहां पे क्या है, तो यहां एक तो है जैसे CH3COONA, है ना, तो इसको कोलेराउच के नियम के फॉर्म में जब लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो इस तरह से ही तो लिख सकते हैं। अब यहां M है और ये CH3COONA हो गया। अब जब इनको अपन तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO, ये माइनस चार्ज, क्योंकि एसीटेट जो आयन होता है वो ऋणायन होता है, और हमें पता है सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, सोडियम धातु है, प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो सोडियम है इस पे
प्यारे बच्चों प्लस होगा। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। इसी तरह से दूसरा ले लिए, तो दूसरा जब यहां पे ले लेते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरा है HCl। HCl है, इसको जब तोड़ेंगे तो भैया H प्लस में टूट जाएगा, और यहां पे जो दूसरा है Cl ये माइनस में टूट जाएगा। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब तीसरा है NaCl है, तो NaCl का जब आप तोड़ोगे तो Na तो प्लस में टूट जाएगा, और उसके बाद Cl माइनस में, तो समीकरण 3। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना यह है कि इन तीनों की मदद से अपन ये चौथा जो एसिटिक अम्ल है इसी का निकाल लेना है। मतलब अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा एकदम इत्मीनान के साथ। अब आप क्या इन तीनों में करें कि कुल मिलाकर कट पिट कर सी, क्योंकि इसका देखिए CH3 COOH है, तो इसका मतलब इसमें CH3 COO आयन ये वाला बचेगा और एक H प्लस वाला। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा ये बताना कि हम क्या कुछ करें कि सब कुछ कट पिट कर, यानी CH3 COO ये माइनस में, यानी यही वाला बचा रहे और यही वाला, यानी क्या कुछ करें कि केवल ये वाला बचे और जाकर ये वाला बचे। तो जरा गौर फरमाइए, अगर समीकरण 1 में 2 जोड़ देंगे तभी तो जाकर के इसके साथ में ये जुड़ेगा। भाई समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तभी ये जुड़ेगा, और तीसरा घटा दो तभी Na से कट जाएगा, Cl क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरी यहां से बात समझ में आ रही है। तो चलिए, तो यहां पे अब आप वही चीज लिखोगे। अब लिखोगे क्या लिखोगे, चलिए हम बताते हैं। तो यहां लिखेंगे भैया हम समीकरण 1 व 2 को जोड़कर 3 घटाने पर, भैया समीकरण 1 2 जोड़कर 3 घटा दो, बस सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। समीकरण 1 2 जोड़कर तीसरा घटा दीजिए, तब आराम से निकल आएगा। किसका निकालना है, तो अब हम इसका एसिटिक अम्ल का निकालेंगे। तो एसिटिक अम्ल का निकालना है ना, तो एसिटिक अम्ल का जब निकालना है तो ये हो जाएगा CH3 COO यहाँ पे H, इसी का निकालना है। तो हमने बताया क्या, हमने क्या बताया कि 2 और 3 जोड़कर समीकरण, सॉरी 1 और 2 जोड़कर तीसरा घटा दो। तो चलिए देखते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या करेंगे, एक और पूरा का पूरा ऐसे लिखते चलिए साथ साथ। ठीक है, पूरा लंबा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे है, ये क्या है बच्चों, CH3 COOH, सॉरी COO ये माइनस में हो गया, फिर प्लस करके ये H प्लस में हो गया, फिर प्लस करके, ध्यान से समझिए ये लिखते पूरे चल रहे हैं, ये पहला वाला, अब इसमें जोड़ दीजिए दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहां पे दिख रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दे रहे हैं शायद, फिलहाल कोऑपरेट करना। अब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ गया Cl माइनस में, ये हो गया प्लस का। अब क्या करना है, तीसरा घटा देना है, तो प्लस नहीं लिखना, माइनस कर दो। अब माइनस जब करेंगे ये तीसरा घटा देना है, तो यानी अब की बार इसमें क्या कर देना है, ये घटा देना है। फिर उसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो प्यारे बच्चों अगर नजर डालिए आप, तो देखिए यहां पे ध्यान समझिए, ये Cl प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, कट गया, Na प्लस में है। ठीक है, अब उसके बाद, सॉरी यहाँ Na प्लस था, H प्लस हमने लिख दिया, यहां देखिए Na है ना, तो Na प्लस है,
तो इसके साथ ये भी गया, यानी ये इस Na के साथ ये वाला भी Na कट गया, बचा क्या है, CH3 C+O माइनस बचा और यहां पे H वाला बचा, मतलब इसी तभी से तो इसका निकलेगा आराम से। तो यहां पे निकल आया इसका CH3COOH का अगर निकालना है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, तो भैया इसका हो जाएगा कि CH3COO माइनस का और प्लस का करके ये यहां पे जो बचा हुआ है क्या है, H प्लस में, H प्लस में। तो यहां पे बस यही तो निकालना था हमें, क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालना था। तो देखिए अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, यानी आपको इस तरह से वहां लंबा चौड़ा ये गुणा भाग मतलब जोड़ घटाना ये कुछ नहीं करना है, तोड़ना फोड़ना, वहां पे बस आपको दिमाग लगा देना है फटाक से कि क्या कुछ करेंगे कैसा आएगा, क्योंकि वहां पे करेगा क्या, जैसे हमने समीकरण बनाया है तो वहां पे बोल देगा कि ऐसे बोल देगा कि यहाँ पे CH3COONA की मोलर चालकता 391 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल है तथा HCl की 100 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल है तथा NaCl की दे देगा 90 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल है। तब बोल देगा कि एसिटिक अम्ल की कितनी है, तो तब मेरे प्यारे बच्चों आप यही समझ जाओगे कि हमें समीकरण 1 2 में जोड़कर तीसरा घटा देना है, मतलब इनका जो मान दिया रहेगा वही पहला दूसरा जोड़कर तीसरा घटा दो, या हो सकता है कि दूसरा तीसरा जोड़कर पहला घटाना पड़े, तो जिस हिसाब से यहां पूछेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब हमारी बात समझ में आ गई, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोलराउश के नियम का प्रयोग करके दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम, देखिए फैराडे का नियम आपने फिजिक्स में भी देखा है, तो ये फैराडे जो भाई साहब है ना बहुत चालू हैं, है ना, दोनों जगह कब्जा कर बैठे हैं। तो फैराडे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने वैद्युत अपघटन संबंधी, अब वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, तो वैद्युत अपघटन क्या कौन सी घटना है कि जब किसी जलीय विलयन में, और जलीय विलयन किसका हो, वैद्युत अपघट्य का, तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करें तो उसका अपघटन हो जाता है, तो यही प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो वैद्युत अपघटन संबंधी इन्होंने क्या नियम दिया, तो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिया, और बहुत ही सिंपल सा नियम है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत बहुत सिंपल तरीके से विदाउट एनी प्रेशर समझेंगे। देखिए इन्होंने ये बताया कि पहला नियम यह है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के दौरान, जैसे किसी पात्र में विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, तो भाई जैसे उसका अपघटन, जैसे हमने बताया इसमें KCl है तो K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो ये समझो वैद्युत अपघटन हो जा रहा है। तो वैद्युत अपघटन के दौरान इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड एनोड जो होता है, उस पे मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है, जिसको W से दर्शाते हैं, वो क्या होता है, विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी किसके, आवेश के, यानी Q के, याद रखना। और यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है फैराडे का नियम, ठीक है, वो भी पहला वाला। चलिए तो यहां पे पहला नियम बहुत सिंपल है, तो यहां पे पहला नियम बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को कैपिटल W से दर्शाते हैं, ये किसके समानुपाती हो जाता है, तो आवेश के, तो ये आवेश
लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां पे चूंकि चूंकि याद रखना बच्चों कि Q बराबर I इंटू टी भी होता है, फिजिक्स के अंतर्गत आपने पढ़ा है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि W ये प्रोपोर्शनल Q बराबर ये I इंटू टी लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, जब इसको हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये W बराबर इसके स्थान पे Z इंटू आई इंटू टी हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है पहले नियम का। ठीक, याद रखिएगा। तो मतलब इनका जान लेते हैं, जहां की Z क्या है, I क्या है, T क्या है, W क्या है। ठीक, भले ही सिंपल है लेकिन समझना जरूरी है। तो देखिए क्या है, इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। आई क्या है, तो भैया आई धारा है, हमको मालूम है बबुआ। टी क्या है, समय को बताएगा। ये क्या है, डब्लू पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला नियम। देखिए कभी कभार पहला नियम ही पूछ लेता है। ठीक है, दोनों में कोई एक नियम हो सकता है, पहला कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार से दूसरा पूछ लेगा, पहला नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरे नियम में क्या होता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा को, दूसरा नियम ये कहता है कि जब हम विद्युत धारा की समान मात्रा को, यानी समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाए, यानी समान वैद्युत धारा समान समय के लिए लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्राएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है, ठीक, यानी मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब जैसे अब की बार मान लेते हैं कई कास्केट हैं, ये एक है, दो है, कई पात्र हैं। अब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है भैया। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड, इसमें भी कैथोड एनोड है। लेकिन अब की बार क्या है कि धारा का, जैसे धारा का प्रवाह इसमें अलग अलग हो रहा है, मतलब धारा का प्रवाह समान हो रहा है समान समय के लिए, लेकिन जैसे ये CuSO4 का विलयन है, ठीक है, तो ये मतलब मान लेते हैं जैसे NaCl का घोल है, ये KCl का घोल है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट हो गए कि नहीं, तो यही चीज बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा यानी समान विद्युत धारा को भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट वाले पात्र में या वैद्युत अपघट्ट के विलयन में हम प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की जो मात्रा होगी, मान लेते हैं पहले में पदार्थ की मात्रा क्या है, W, तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसमें, तुल्यांकी भार के। तो इसमें पहले का मान लेते हैं तुल्यांकी भार E1 है। इसी तरह दूसरे वाले पात्र में क्या हो जाएगा, W2, ये प्रोपोर्शनल किसके, E2 के, ये हो जाएगा। अब E1 बराबर करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात। अब देखिए इनका जब रेशियो निकालना होगा तो W1 अपान W2 बराबर रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली E1 अपान E2 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर करके भले ही इनका हम मान रखेंगे कांस्टेंट, कुछ में तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो आपका जो मेन फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों वो यही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। है ना आसान, बहुत सिंपल है भैया। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बबुआ कि
इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है, नाम ही है। देखिए एक आसान वाली परिभाषा तो एक लाइन की है कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे ये कोई क्या है, मान लेते हैं पात्र है, इसमें इलेक्ट्रोड है, ठीक, कैथोड एनोड है, मान लिया इसमें कोई विलयन ZnSO4 का विलयन भरा है और इसमें क्षण भी Zn की है, जिंक की ही है। तो एक तो डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं, धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो एक तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाए, मतलब जैसे जिंक धातु की क्षण है तो जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए, तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाए तो इनके बीच यानी धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वही इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक, आई बात समझ में, एकदम सरल वाली परिभाषा। तो लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होगा जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है चालक की प्रकृति, मतलब किसी चालक की जो चालकता है वो जितनी अधिक होगी उस चालक का इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। मतलब किसी धातु की चालकता जितनी ज्यादा अधिक होगी यानी जितना ज्यादा उसमें धारा का प्रवाह होगा, चालकता होगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी उतना अधिक होगा। दूसरा, धातु आयन की सांद्रता, तो सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर वो आयनन क्या होता है, उसमें कमी आती है यानी घट जाता है। ठीक, तो ये मतलब ध्यान देना, सांद्रता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाएगा। अगला ताप, तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ताप में वृद्धि करने पर भी इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। चलिए नोट कर लीजिए, सिंपल सा ये टॉपिक है। हो गया, आगे देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अभी तक आपने जो कुछ देखा सेम वही रहेगा, बस अंतर इसमें इतना हो जाता है कि बार कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। जैसे यहां पे समझ लीजिए कोई हमने पात्र बना लिया, विलयन ले लिया भैया, और इसमें कोई धातु की क्षण है, और मान लिया जैसे ये क्या है, वही चीज Zn है। तो अब की बार कुछ यहाँ पे इस मानक पैमाने हो जाते हैं, कुछ मानक पैमाना होता है बच्चों। अब की बार क्या होता है, कुछ मानक पैमाना, जैसे अब की बार यहाँ पे T जो होगा 25 अंश सेल्सियस तापमान होगा, उसके अलावा यहाँ पे जो दाब होगा 1 ATM होगा, यानी 1 वायुमंडल दाब होगा, और जो यहां पे विलयन की जो सांद्रता होगी भैया वो 1 मोल, तो यहां पे आप देख लीजिए अब की बार क्या हो जाते हैं, यहां पे कुछ मानक पैमाने हो जाते हैं। तो आपने इसके पहले वाले में यानी अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रोड विभव में तो सीधा सा आपने बता दिया कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बट यहाँ पे अब की बार ये बोलेंगे कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को क्या करते हैं, 1 मोल सांद्रता वाले या 1 मोल
या एक मोलर बोल सकते हैं, एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में क्या है, डुबोया जाता है। ठीक है, तब जाकर के धातु की क्षण और उस विलयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। है ना आसान, बस एक्स्ट्रा आगे यही जोड़ दिया बस कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाए, तब धातु की क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये परिभाषाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, याद रखना भैया। आगे अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, या इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखिएगा क्या है, पहले परिभाषा समझ लो, बहुत सिंपल है, बाकी समझाते हैं। श्रेणी कि धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को, यानी धातु तथा अधातु हम कह सकते हैं, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से, यानी उनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है या उनको सक्रियता क्रम में हम लिख देंगे, बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी बनती है, यानी एक श्रेणी बन जाती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करो, यहां एक श्रेणी हम बना दे रहे हैं, देखिए यहां पे, एक मिनट, कौन फोन कर रहा है भैया। चलिए देखिए, ये एक श्रेणी बन गई, इसमें अगर हम बात कर लें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। वही बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। बाकी ये ध्यान देना, ये कौन सा क्रम है, तो ये बढ़ता क्रम है। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी का या मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे कहने का मतलब, जो जिसके ऊपर होगा वो उससे अधिक क्या होगा, कि प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, ये सक्रियता का बढ़ता क्रम है। बाकी जिसके ऊपर जो होगा वो प्रबल अपचायक होगा, याद रखना। मतलब ये समझो कि जैसे Cu के ऊपर Cr है, Cr ज्यादा पावरफुल होगा, Cr के ऊपर Fe है तो Fe Cr से ज्यादा पावरफुल होगा, और वो उसके विलयन से विस्थापित हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा किया जाता है, और उस टाइप के क्वेश्चन कई बार बने भी हैं पेपर में। क्वेश्चन ये बनता है बबुआ कि जब किसी धातु की क्षण, जैसे दे देगा कि जब, मतलब लोहे की क्षण को, या देगा कि जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोने पर, या लोहे की क्षण को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उस पे कापर चढ़ जाता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। क्या कहता है, बोलेगा कि लोहे की क्षण को दे देगा, ध्यान देना, जैसे लोहे की क्षण को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उस पे कापर चढ़ जाता है, क्यों, क्या कारण है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना, जब किसी हम धातु, जैसे लोहे की क्षण को हम कापर सल्फेट में डुबो देंगे तो ये जो लोहा है बबुआ, ये Cu को बाहर फेंक देगा, ये Cu को बाहर निकाल देगा, इसके स्थान पे कुंडली मारकर बैठ जाएगा, यानी यहां पर ये FeSO4 बना देगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, Cu को विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, इसको विस्थापित कर दे रहा है।
अगर आप विस्थापित अब कर रहा है तो इसका मतलब जो Fe है वो Cu के ऊपर होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जरा देख लीजिए, जो Fe है वो Cu के ऊपर है, तो इसका कारण लिखना पड़ता है। तो इसका कारण लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe Cu के ऊपर स्थित होता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिसके ऊपर स्थित होता है वो उससे प्रबल अपचायक होता है, इसलिए वह उसको विस्थापित कर देगा। सीधी सी बात। तो इसीलिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी थोड़ा आपको समझना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। और इससे आसान कोई बता भी नहीं सकता, और इससे आसान कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि जितना हो सकता है हमने सरल कर दिया है इसे। यानी इतना जानो कि जो जिसके ऊपर होगा वो उससे प्रबल अपचायक होगा, ठीक, उससे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, जाहिर सी बात भैया, आप कुश्ती लड़ रहे हो, अगर आप नीचे पड़े हो आपके ऊपर जो है तो इसका मतलब आपसे ज्यादा बलशाली है वो। ठीक है, चलिए, आप पीठ के बल पड़े हो तो इसका मतलब तो आप तो नीचे हो। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर देखते हैं विशेषताएं। हो गया, चलिए विशेषता देखते हैं हम। विशेषता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं में बात कर लें भैया। सबसे पहले है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का अपचयन क्षमता, अपचयन क्षमता क्या है, बढ़ती है। अभी बताया भैया, ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाते हो तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। अगला, श्रेणी में ऊपर वाला जो तत्व होता है वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अभी इतनी देर यही बात समझा रहे थे। नेक्स्ट है कि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी जितनी ऊपर होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। और अगला है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वो शून्य होता है। ये बात भी हमने बताई है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर कह लें सक्रियता श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया, एक मिनट। ईंधन सेल, ये टॉपिक बहुत पहले हटा दिया था, फिर से जोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, अलग से जब लाएंगे कभी तो इसको एक जैसे 3 नंबर वाले में बता देंगे। बट यहां वन शॉट में तो जितना देखना है उतना ही, कि ईंधन सेल है क्या और इसका लाभ क्या है या फिर इसका उपयोग कहां किया जाता है, बस उतना जानेंगे। ठीक है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, तो ईंधन सेल एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं। ये ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, उन्हें ईंधन सेल कहा जाता है। और इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार होती रहे, मतलब लगातार फ्यूल मिलता रहे। ठीक है, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। और इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता है, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ईंधन की आपूर्ति यानी ईंधन उनको दिया जाता है। जैसे H2O2 ईंधन सेल, ये बहुत ही प्रसिद्ध हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख ईंधन सेल के अंतर्गत आता है। अब ईंधन सेल जो अपोलो वगैरह है, जो विमान वगैरह है, उन सब में ये ईंधन सेल ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, जो जेट वगैरह होते हैं। अब ईंधन सेल के लाभ बात कर लें, सबसे पहला, इनमें मतलब क्या होता है, ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण ये सेल कभी मृत नहीं होते, यानी ये कभी डेड नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार इनको ऊर्जा मिलती रहती है बाह्य स्रोत से। अगला, इनकी कार्य जो क्षमता होती है अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा, यानी जो अन्य ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनकी अपेक्षा इनमें जो ऊर्जा जो काम करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण ठीक ये बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया।
आगे देखते हैं निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण इसी को कहा जाता है। ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि निर्नष्ट समीकरण आएगा। देखो क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि निर्नष्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। मतलब जो इसमें फार्मूला है ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोलेगा कि उसको प्रतीक के साथ लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक घूंट पानी पी ले हम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट है क्या, वैज्ञानिक का नाम। इन्होंने एक समीकरण बनाया और किस लिए बनाया चलिए बताते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच में जो संबंध होता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताने वाला इन्होंने एक समीकरण दे दिया कि लो जी हमने आप सबको एक समीकरण दे दिया। बहुत बच्चे कहते हैं कि कौन सा काम अच्छा कर दिया, उल्टा हमको पागल बना रहे हो, दिन रात हम परेशान हो रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और आप समीकरण दे रहे हो, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहां पर क्या है बच्चों की इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच में संबंध जानने के लिए कि इनके बीच क्या संबंध होता है या फिर कौन सा फार्मूला होता है इसके लिए, इसी के बारे में इन्होंने एक समीकरण दे दिया, एक समीकरण निकाला जिसे निर्नष्ट समीकरण कहा गया। और निर्नष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा संबंध होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, कोई एक अभिक्रिया है और वो अभिक्रिया ये है, ये M सॉलिड स्टेट में है, ये अभिक्रिया है। तो इसके लिए जो समीकरण होगा, इसके लिए प्यारे बच्चों जो निर्नष्ट समीकरण होगा ना, याद रखना हमें समीकरण से मतलब है, इसके लिए जो समीकरण होगा वो E बराबर E नॉट माइनस का RT अपान NF लॉग बेस E M, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा और नीचे M पे N प्लस ये हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब धातु आयन मतलब ये धातु एकांक मान ले, एकांक धातु के लिए यानी M का मान जो है 1 मान ले, यदि एकांक धातु के लिए, जैसे यहां पे अगर हम जैसे M का मान 1 मान ले, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तब ये समीकरण जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा कि E बराबर E नॉट माइनस का RT अपान NF और ये लॉग बेस E 1 अपान ये M पे N प्लस में, यानी धातु आयन की सांद्रता को बताता है ये इतना। अब लॉग बेस E को लॉग बेस जब 10 के फॉर्म में बदलते हैं, जैसे कोई चीज अगर जैसे लॉग E x हो, इसको बदलना है 10 की अवस्था में तो 2.303 फिर लॉग बेस 10 में बदल जाता है, इस तरह से याद रखना। तो यहां पे वही चीज है, तो यहां पे जब इसको बदलेंगे तो E बराबर ये हो जाएगा E नॉट माइनस का ये 2.303 अपान यहाँ पे हो जाएगा RT अपान का NF, फिर ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 हो जाएगा 1 अपान ये M पे N प्लस हो जाएगा भैया ये, और यही क्या हो जाएगा आपका मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यही निर्नष्ट समीकरण का फार्मूला हो जाता है। या तो इसको बच्चों इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक, सारा कुछ वैल्यू रख दो, जैसे R क्या है, गैस स्थिरांक है, उसका मान रख दो। ठीक है, T क्या है,
ताप है, परम ताप, उसका मान रख दो 398 केल्विन। एफ क्या है, फैराडे नियतांक है, उसका मान रख दो 96,500 कूलाम। जब सब मान रख देते हो ना आप, तब जाकर के एक फार्मूला और जन्म ले लेता है, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान यहाँ n हो जाता है, और यही log बेस 10, उसके बाद 1 अपान m पे n प्लस में, यानी तब जाकर ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। और ये आसान हो जाता है और भी ज्यादा, किस लिए तो बता रहे हैं किस लिए आसान। आसान इसलिए हो जाता है कि इस पे हम न्यूमेरिकल जब लगाना होगा तब ये दुनिया भर का फिर झंझट खत्म हो जाता है, और इस पे न्यूमेरिकल आता है। इसलिए याद रखना भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, निर्नष्ट समीकरण, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन की तरह नहीं होता जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल के नजरिए से बन जाता है। ठीक है, मान दे देगा, ई का मान, E0 का मान दे देगा ऐसे, ठीक है, ये धातु आयन की सांद्रता वगैरह दे देगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक, जैसे इसमें इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल के रूप में पूछेगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो याद रखना। और बाकी सबसे ज्यादा जरूरी तो हमने बताया इसमें सैंबल होता है प्रतीक। चलिए प्रतीक जान लेते हैं कि इसमें जैसे कि ई क्या है, E0 क्या है, फिर उसके बाद आर क्या है, पी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, एम पे एन प्लस क्या है, सब कुछ जान लेते हैं बुआ। ठीक, क्योंकि इसमें उपयुक्त प्रतीकों के साथ बोलेगा, सबका मतलब जानना जरूरी है। ई क्या है तो इसको बोलेंगे वही चीज, इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है तो गैस स्थिरांक है। पी क्या है, ये ताप को बताएगा, परम ताप। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो मोलों की संख्या हम कह सकते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है, फैराडे नियतांक। एम पे एन क्या है, धातु आयन की सांद्रता। धातु आयन की सांद्रता। तो ये इतने चीजों को आप, मतलब इन चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फार्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं आगे हम सीसा संचायक सेल। इस सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं और इसकी कार्य विधि को समझाना है। ये भी लॉन्ग में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा कि सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं। देखिए सीसा संचायक सेल, जो कि आपको यहां साइड में फिगर दिख रहा होगा, और ये बहुत ही आसान सा सेल होता है, मतलब इसकी जो क्रिया विधि है। तो आपको लिखना क्या है कि सीसा संचायक सेल क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको लिखने वाली जो चीजें हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो इसमें रिएक्शन होता है, लेकिन बाकी लिखना है कि सीसा संचायक जो सेल होता है, इसमें कई सारे सीसा संचायक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, यानी इसमें बहुत सारी बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर सीसा संचायक सेल का मतलब समझ रहे हो। जैसे आप, जैसे मोटर कार में हो गया, ठीक है, बाइक में हो गया, इन सब में सीसा संचायक बैटरी का प्रयोग किया जाता है, यानी जो चार्जेबल रिचार्जेबल होते हैं, बार बार चार्ज किया जा सकता है। ठीक है,
तो इनमें क्या होता है, कई सारे सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनको तैयार किया जाता है। इसमें 12 से 24 वोल्ट की बैटरी को तैयार करने के लिए 6 से 12 सेलों की आवश्यकता होती है। और साथ में सीसा संचायक सेल में बात कर लें, जो लेड होता है वो एनोड का काम करेगा। मतलब इस चित्र में आप देखिए, इसमें प्यारे बच्चों, जैसे ये लेड की छड़ है, ये भाई प्लस है तो एनोड है, ये क्या है, एनोड है। तो इसमें मान लेते हैं कि ये किसकी छड़ है, लेड की छड़। तो इसमें जो लेड होता है वो एनोड का काम करता है, लेड एनोड का काम करेगा बच्चों। और साथ ही जो लेड ऑक्साइड होता है वो कैथोड का, यानी ये है, तो भैया ये क्या है, कैथोड है। तो इसमें जो लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड की छड़ है, ध्यान देना, PbO2। लेड ऑक्साइड जो होगा वो क्या है, लेड ऑक्साइड क्या करेगा, मतलब इसमें कैथोड के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगी। यहां पे मतलब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो घोल होता है, यानी ये H2SO4 का, और वो भी कितना, 38%। तो 38% सल्फ्यूरिक जो अम्ल होगा वो क्या करेगा, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। तो ये इसमें क्रिया विधि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, जो कि बहुत सिंपल है। आप फिगर देख देख कर बनाकर लिख सकते हो, ठीक। इसमें कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए बबुआ। चलिए, इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन क्या बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनोड पर, तो एनोड पर रिएक्शन जो होता है वो होता है Pb+, उस पे जो रिएक्शन होता है, और SO4 यानी सल्फेट जो चार्ज होता है आयन, साथ में ये PbSO4 यानी क्या है, यहां पे है ना लेड सल्फेट का, और साथ में इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड पर होता है। और इसी तरह से कैथोड पर, कैथोड पर ये आपको रिएक्शन दर्शाना पड़ेगा। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन है, तो है PbO2, PbO2 है, साथ में SO4 सल्फेट आयन है, साथ में हाइड्रोजन आयन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन। ये जाकर के PbSO4 बना रहा है, और साथ में यहां पे 2H2O। ये अब यहां पे बस यही चीज है। अब इसी को आपको क्या करना है, इसी को ये कंप्लीट रिएक्शन सेल में क्या होगी ये दर्शाना है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पीबी प्लस, यहां पे हो जाएगा PbSO, मतलब PbO2 प्लस, और यहां पे हो जाएगा SO4 आयन, और साथ में 4H+, और और इधर क्या हो जाएगा, PbSO4, और प्लस का क्या हो जाएगा, जल। ये हो जाएगा H2O। ये चीज, अब आपको यही चीज संतुलित कर लेना है बस। देख लीजिए सब कुछ संतुलित है कि नहीं। देखिए SO2 यहां पे भैया, तो बात कर लें SO2 यहां आयन, तो यहां पे ये ठीक है, H सही है, 2 दूना 4 H सही है। बाकी PbO2 देखिए बराबर है कि नहीं, देख लीजिए एक बार, आप लोग पानी पी लें तब तक।
देख लिया, है बराबर, बराबर है कि नहीं भैया? देखिए अगर वैसे देखें तो SO4 आयन जो है सल्फेट आयन है, दो है तो दो लगा दो ना। PbSO4 यानी लेड जो सल्फेट है, यहाँ पे एक और दो है, इधर भी दो लगा दो। बाकी तो सब बात बराबर है ना, सीधा सा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही ना है, वो इधर इधर बराबर हो गया। तो यहाँ पे केवल और केवल इसको लिख देंगे, तब डायरेक्टली एरो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो कट जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे लाजवाब टॉपिक आपके बीच में आते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।